हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 1 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इस पाठ के 5 भाग हैं। इन सभी भागों को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। पहले की वीडियोस में हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम भाग 5 दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की जिंदगी कंप्लीट करेंगे। अगले पेज से देख लेते हैं भाग 5। दास प्रथा का उन्मूलन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दास प्रथा होती क्या है। दास वो व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति के अधीन होता है, ज्यादातर या पूरी तरह से अधिकार और स्वतंत्रता के बिना रहता है। दास किसी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति होता है, उसके पास अपने अधिकार और स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि दास वो व्यक्ति होता है जिसके अपने अधिकार और स्वतंत्रता नहीं होती, वो अपने मालिक की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। पहले के समय में ये दास रखने की एक प्रथा थी, एक रीति थी। तो किस प्रकार से और कब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, दास प्रथा की समाप्ति हुई, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, दास व्यापार द्वारा बागानों में श्रम की कमी को पूरा करना। चीनी, कॉफी, नील, तंबाकू जैसी वस्तुओं की काफी मांग थी और इनकी आपूर्ति करते थे कैरिबियाई उपनिवेश। कौन कौन से उपनिवेश थे वे? मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैंट डोमिंगो इनकी आपूर्ति करते थे। और यूरोपियों की अनजान देश में जाकर काम करने की इच्छा नहीं होती थी। इसका कारण था बागानों में श्रम की कमी, यानी कि काम करने के लिए लोगों की कमी। इस श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। यानी कि बागान में काम करने के लिए लोगों की जो कमी थी उसको कैसे पूरा किया जाता था? यूरोप के, अफ्रीका के और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार होता था, जिसके जरिए बागानों में काम करने के लिए लोगों को भेजा जाता था। दूसरा, फ्रांसीसी सौदागरों द्वारा दास व्यापार। फ्रांस के सौदागर बोर्दे और नांते नाम के बंदरगाह थे, वहां से अफ्रीका के तटों पर जहाज ले जाते थे और अफ्रीका के स्थानीय सरदारों से दास खरीदकर उनको दाग कर और हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार जो कैरिबिया के उपनिवेश थे वहां के बागान मालिकों को बेच देते थे। तो इस प्रकार दास व्यापार द्वारा बागानों में श्रम की कमी को पूरा किया जाता था। यानी कि फ्रांस के सौदागर अफ्रीका के तटों पर जाकर अफ्रीका के जो स्थानीय सरदार होते थे उनसे दास खरीदते थे और उनको कैरिबियाई उपनिवेशों में बागान मालिकों को बेच देते थे। इन दासों से काम करवाया जाता था ताकि चीनी, कॉफी, नील, तंबाकू जैसी वस्तुओं की जो मांग थी उनकी पूर्ति की जा सके और व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तीसरा, मूलभूत अधिकारों को लेकर बहस। फ्रांस में संविधान की स्थापना के बावजूद दास प्रथा की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं की गई, आलोचना नहीं की गई। नेशनल असेंबली में केवल बहस हुई किस बात को लेकर कि व्यक्ति के कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, तो ये मूलभूत अधिकार क्या लोगों को दिए जाएं? किन लोगों को? उपनिवेशों में रहने वाले लोगों को, साथ ही साथ फ्रांस के सभी लोगों को दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। लेकिन व्यापारियों के भय से, कौन से व्यापारी? वे व्यापारी जो दासों का व्यापार करते थे, उनके डर से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। चौथा, सन 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित। 1794 में फ्रांस के उपनिवेशों में एक कानून लाया गया। कौन सा कानून था? दासों की मुक्ति का कानून पास किया गया। लेकिन ये कानून छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, यानी कि कुछ सालों तक ही लागू रहा। और जब 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया तो नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। यानी कि ये कानून 1794 से 1804 तक नेपोलियन के आने तक ही लागू रहा। नेपोलियन के आने के बाद उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। पांचवा, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया और फ्रांस के जो उपनिवेश थे वहां से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1848 में। यानी कि 1848 में फ्रांस के उपनिवेशों से दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से उन्मूलन
उन्मूलन कर दिया गया। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए, अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने भी कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता रोजाना की जिंदगी में उतारने की कोशिश की। तो क्रांति के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में शामिल करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या कानून पास किए, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, सेंसरशिप की समाप्ति। पहले फ्रांस में क्या होता था, किसी भी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित करने के लिए, वो एक किताब हो सकती थी, नाटक हो सकता था, उसको प्रकाशित करने के लिए राजा के अधिकारियों से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन जब अधिकारों का घोषणा पत्र लाया गया, उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि भाषण देने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रांस के शहरों में अखबार, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई। यानी कि अब राजा के अधिकारियों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलने से लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते थे। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का यहाँ पर अर्थ था कि किसी भी घटना, यदि कोई घटना घटित होती है तो उस पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अगले पेज पर चलते हैं। सारांश। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस में क्रांति तो हुई और इस फ्रांसीसी क्रांति से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए, लेकिन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और अपने पड़ोस के यूरोपीय देशों की उसने विजय यात्रा भी शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर, उनकी शासन करने की शक्ति अपने खानदान के लोगों के हाथ में नेपोलियन ने दे दी। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक प्रणाली भी चलाई। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें क्या दिया? फ्रांसीसी अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसमें व्यक्ति के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों की बात कही गई थी। अधिकारों से संबंधित ये घोषणा पत्र फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। अधिकारों से संबंधित ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर यूरोप के अन्य देशों में भी फैले और इसके कारण यूरोप के अन्य देशों से भी सामंती व्यवस्था की समाप्ति हुई, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। इसी के साथ यहाँ पर भाग 5 समाप्त होता है, जो कि इस पाठ का अंतिम भाग था। अगली वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।